हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। बच्चों, आज करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का वन शॉट। जितने भी मेरे बच्चे क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, आज के सेशन में कंप्लीट प्रोबेबिलिटी बेटा हम लोग धुआंधार तरीके से खत्म करेंगे। पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी का आपको बहुत ही कंसाइज, बहुत ही क्रिस्प तरीके से रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को, विदाउट स्किपिंग अ सिंगल सेकंड। फटाफट सेशन को आप लोग अच्छे से देखना। आज के सेशन में करने क्या क्या वाले हैं बेटा, फंडामेंटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम देखेंगे बेटा, बेस थ्योरम देखेंगे, रैंडम वेरिएबल देखेंगे। इसके अलावा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल ट्रायल देखेंगे। यहां पर ये वाला जो सेगमेंट है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस चीज को अपन स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड के सिलेबस में है नहीं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो आ जाइए, शुरुआत करते हैं बेटा वन A to Z सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी के बारे में देखते हैं। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। जैसे अगर आप लोग एक सिक्का उछालते हो तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट, यहां पर आप लिख सकते हो एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम आर अननोन, जिसके आउटकम के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो इसका आउटकम होना चाहिए बेटा, ऑब्वियस सी बात है, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे एक से ज्यादा आउटकम होना चाहिए। तो इसकी कंडीशन ये है कि मोर देन वन आउटकम शुड बी देयर, है ना। मोर देन वन आउटकम शुड बी देयर, ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए बेटा। मतलब ये इसकी कंडीशन होती है। जैसे अगर आप एक सिक्के को उछालते हो तो ऐसा नहीं है कि बस दोनों साइड हेड हेड आ जाए, मतलब एक से ज्यादा आउटकम होना चाहिए, हेड या टेल आ जाए। सिमिलरली जैसे आप लोग घरों पे अपने मम्मी के साथ में लूडो खेलते हो, दिस इज ऑल्सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा आउटकम के बारे में। आखिरकार सर आउटकम किसे कहते हैं? आउटकम देखो, जैसे अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रोलिंग अ डाई, एक डाई को बेटा अगर हम रोल करते हैं तो सर हमारे पास आउटकम क्या क्या आ सकता है? सर आउटकम आ सकता है 1 2 3 4 5 6। जो बेटा ये सारे के सारे आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं सर? दीज आर द आउटकम्स। ये क्या है? आउटकम्स है। और ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, इन्हीं का नाम है बाबू सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक। तो सैंपल स्पेस और आउटकम दोनों में डिफरेंस समझ आया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स को ही सैंपल स्पेस कहते हैं। यहीं पर लगे हाथ तो एक छोटी सी बात और समझ लो, ये जो इंडिविजुअल आउटकम्स हैं इन्हीं को हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट, ठीक है। तो अगर कोई सैंपल पॉइंट पूछे तो आप ये बोलोगे जो ये आउटकम्स हैं इन्हीं को सैंपल पॉइंट कहते हैं। जैसे ये भी सैंपल पॉइंट है, ये भी सैंपल पॉइंट है, ये सारे के सारे क्या है? सैंपल पॉइंट है, ठीक। तो दिस इज द थिंग। इवेंट किसे कहते हैं? इवेंट यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी बेटा हमें बतानी हो। हुज प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड आउट, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे को निकालनी होती है, इसी को कहते हैं इवेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक डाई को हमने रोल करा, रोलिंग अ डाई। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, यहां पर सैंपल स्पेस क्या क्या आ जाएगा सर? 1 2 3 4 5 6। अब मान लो यहां पर एक इवेंट इवन मान लेते हैं, इवन नंबर कम्स, ये एक इवेंट है। एक इवेंट दूसरा मान लेते हैं सर ऑड नंबर कम्स, ठीक। तो बेटा इवन नंबर कम्स क्या हो जाएगा सर? 2 4 6। ऑड नंबर कम्स क्या हो जाएगा बाबू? 1 2 3। तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे इवेंट है। जैसे मान लो आपने E3 बोल दिया, इवन प्राइम नंबर कम, इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप कितने भी इवेंट बेटा यहां पर आप क्रिएट कर सकते हो। तो इवेंट किसे कहते हैं? जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी हो। अब यहां पर देखो यहां पर सिंपल इवेंट बेटा ऐसे इवेंट को बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल पॉइंट हो। जैसे अभी अभी हमने लिखा था इवन प्राइम नंबर कम, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर रोलिंग डाई में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहां पर एक सैंपल पॉइंट है ना, तो अगर कहीं पर ओनली वन सैंपल पॉइंट हो तो हम इसको क्या बोलेंगे बाबू? सिंपल इवेंट बोलेंगे। कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं? अगर कहीं पर एक से ज्यादा इवेंट मौजूद है, जैसे एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट मौजूद है, जैसे मान लो इवन
इवन नंबर कम्स। अब इवन नंबर कम्स में क्या क्या हो सकता है, 2 4 6 हो सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट मौजूद है, मोर देन 1 सैंपल पॉइंट। यहां पर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है, और जहां कहीं पर भी एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होंगे आप क्या बोलोगे, दिस इज द कंपाउंड इवेंट। क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना। यहां पर बेटा दो टाइप के और इवेंट होता है, एक होता है सर श्योर इवेंट। श्योर इवेंट हम किसे कहते हैं बेटा, जिसकी कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी होने की हमेशा 1 है, मतलब जिस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। और इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहता है, इम्पॉसिबल इवेंट, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सर, 0 हो। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे बाबू, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। एक छोटी सी बात और, कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां से कहां लाई करती है सर, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। दूसरी बात, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा, हमेशा 1 के बराबर होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान में रखना। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसे कहता है, अगर मान लो ये ई है तो जो चीज ई में नहीं है उसको क्या बोलेंगे, ई कॉम्प्लीमेंट। अगर ये सैंपल स्पेस है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ई यूनियन ई बार इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। ये बेटा ई कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस में से ई को आप हटा दो। ठीक, क्लियर सभी बच्चों को, हाँ या ना। नेक्स्ट है बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कहते हैं, अगर मान लो हमारे पास ये ई है और ये ई कॉम्प्लीमेंट, मतलब कुछ और इवेंट ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कहते हैं, अगर कहीं पर दो इवेंट का इंटरसेक्शन फाई हो, मतलब इनका कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो ऐसे इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बेटा एक नाम और भी होता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट। इसको म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट भी कह सकते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हो, जैसे मान लो अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। एक इवेंट लेते हैं बाबू इवन नंबर, दूसरा ले लेते हैं सर ऑड नंबर। यहां से आप देख सकते हो E1 इंटरसेक्शन E2 क्या है, फाई है। इस वजह से E1 और E2 कैसा हो गया बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। कैसा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट है भैया म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर मान लो हमारे पास कहीं पर ये सैंपल स्पेस है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, ऐसे करते करते En तक इन सब का यूनियन ले ले और हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाए, E1 यूनियन E2 E3, ऐसे करते करते ये हमारे पास सैंपल स्पेस अगर आ गया तो यहाँ से क्या बोलेंगे, E1 E2 En कैसे इवेंट है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। कैसे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, क्लियर, देख लो एक बार जल्दी से फटाफट। अब अगर ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है, इसका एग्जाम्पल बताओ एक बार। एग्जाम्पल आप यही ले सकते हो, E1 ऑड वाला ही। तो अगर आप यहीं पर E1 यूनियन E2 करोगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएगा। जैसे रोलिंग अ डाई, डाई को रोल करोगे तो सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर एक E1 इवेंट ले लो, E1 नंबर कम, E2 ले लो ऑड नंबर कम। तो अगर इन दोनों का यूनियन आप लोगे तो हमारे पास क्या आ गया, सैंपल स्पेस। तो इस वजह से यहां से E1 और E2 कैसे हो गए, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा ए और बी। मान लो हमारे पास यहां पर एक इवेंट है ए और दूसरा इवेंट है बी। तो भैया ए और बी को हम किस तरीके से लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका हमेशा होगा बेटा ए यूनियन बी। ठीक है, कभी भी अगर आपसे बोला जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बताओ तो आप हमेशा क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताओगे। ठीक, ए यूनियन बी होगा क्या, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है बेटा, अगर मान लो हमारे पास ये हो गया ए, दिस वन इज द बी, ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो गया, दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो गया, ए इंटर, इसी को हम बी इंटरसेक्शन ए भी कह सकते हैं। तो यहीं से एक छोटी सी बात निकल के आ जाती है कि चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, दोनों बात बराबर है।
अब यहां पर अगर कहीं पर बेटा ए एंड बी लिखा हुआ है तो सर ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, कभी आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बताओ, तो आप हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा आपने ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं सर प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी की बेटा सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? सर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, नीचे हम लिखते हैं बाबू टोटल पॉसिबल आउटकम। क्या लिखते हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और ऊपर टोटल फेवरेबल आउटकम्स। टोटल फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? इसी चीज को शॉर्टकट में NE बोलते हैं, NE डिवाइडेड बाई NS। ये चीज आप लोग बेटा बचपन में पढ़ चुके हो, NE डिवाइडेड बाई NS, ठीक है। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है, हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है। 0 कब होती है? जब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट। 1 कब होती है? जब श्योर इवेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट आते हैं बेटा कार्ड सिस्टम पे, अबाउट द कार्ड सिस्टम, क्योंकि आपसे पेपर में खूब पूछा जाता है। हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं? टोटल कार्ड होते हैं सर 52। 52 के आधे यानी 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं भैया रेड, ठीक है, आधे आधे। अब ये 26 का आधा होता है स्पेड और आधा होता है क्लब। बेटा रेड का आधा होता है डायमंड और आधा होता है सर हार्ट, ठीक, याद रहेगा। मतलब 13 स्पेड 13 क्लब होते हैं ब्लैक, 13 डायमंड और 13 हार्ट होते हैं रेड। अभी जो 13 स्पेड है ये 13 टाइप के होते हैं। इसमें एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक एस होता है, बाकी 9 अदर कार्ड होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, और ये ऊपर के जो तीनों कार्ड हैं इनको हम क्या कहते हैं बाबू? फेस कार्ड कहते हैं, किंग क्वीन जैक को। अब आप खुद ही सोचो कि एक जो किंग है वो हो गया स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया टोटल किंग बता दो, तो तुम क्या बोलोगे? सर टोटल किंग हो गए 4। इसमें ब्लैक कितने होंगे? ऑब्वियस सी बात है 2 ब्लैक होंगे, 2 रेड होंगे। सिमिलरली टोटल क्वीन अगर पूछूं तो बोलोगे 4, 2 ब्लैक और 2 रेड, हाँ या ना? सेम इसी तरीके से अगर मैं जैक पूछूं तो बोलोगे 4, एस पूछूं तो बोलोगे 4। अगर मान लो कोई यहां से पूछे कि सर टोटल फेस कार्ड बताओ, तो फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? इन तीनों को फेस कार्ड कहते हैं। 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि टोटल 12 फेस कार्ड। 6 हो जाएंगे ब्लैक और 6 हो जाएंगे रेड। ये बाइफर्केशन बेटा आपको पता रहना चाहिए क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। तो ये रेड ब्लैक है ना, स्पेड क्लब डायमंड हार्ट, ये सब आपको एकदम बाइफर्केट करके मैंने आपको बता दिए, तो इनको ध्यान में रखना। अब आगे चलते हैं भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। बेटा ये लेक्चर बहुत ही कंसाइज, बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी भी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा हाईली डिटेल में चाहिए होगा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और प्रोबेबिलिटी का सबसे जो डिटेल सेशन अगर आपको आज तक का यूट्यूब पे मिलेगा ना, मैं आपको सबसे खतरनाक लेवल का 1 शॉट प्रोबेबिलिटी का एक और दिखा देता हूँ जो मैंने ही पढ़ा रखा है, ठीक है। बस आपको करना है क्या, यहाँ पर आप जाना CUET प्रोबेबिलिटी 1 शॉट, प्रोबेबिलिटी 1 शॉट, ठीक है। आपको सबसे खतरनाक लेवल का बेटा 1 शॉट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये लास्ट टू लास्ट ईयर का है। थोड़ा सा इसको नीचे आप लोग स्क्रॉल डाउन करना, इसमें पता नहीं कहाँ गया ये, ठीक है। CUET प्रोबेबिलिटी 1 शॉट बाई SSR सर, ऐसा कुछ करके लिख दो, बाई SSR सर, ठीक है, ऐसा करके कुछ लिख दो। ये देखो ये 1 शॉट बेटा आपके सामने यहाँ पर देखो दिख रहा होगा। तो ये सबसे खतरनाक लेवल का सेशन है, आप लोग इसको जाके देख लेना। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखना है, A to Z सारी चीज़ें अगर देखनी है, मतलब एकदम अच्छी तरीके से पूरा का पूरा ये सेशन बेटा 6.5 घंटे 7 घंटे का सेशन है। मतलब आप ये मान लेना कि बस इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में और कुछ है नहीं, ठीक है। तो बस आराम से डिटेल में अगर किसी को देखना है आप यहाँ से देख सकते हो। अब आ जाओ जरा
अच्छा, कंडीशनल के पहले थोड़े से कुछ एक फॉर्मूलाज हैं अलजेब्रा ऑफ द प्रोबेबिलिटी के, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम कंडीशनल पे आएंगे। तो सबसे पहले बेटा अलजेब्रा ऑफ द प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर इसी को इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तीसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेनली 3 फॉर्मूलाज बस ध्यान में रख लेना, इतना मोर देन इनफ है। वैसे होते कई सारे हैं, बस इतना ध्यान में रख लेना। एक आधा और लिख देता हूँ, मान लो कभी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा जाए, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज, इनको ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलो आज जरा एक सवाल करते हैं। देखो क्या लिखा है, 3 पर्सन वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन अ प्रॉब्लम, 3 लोग एक प्रॉब्लम पर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इफ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी दैट दे विल सॉल्व, अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी बेटा आपको मालूम है। ठीक है, 3 लोग ए बी सी ले लेते हैं, इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है सर 1/5। ये आपको दिया गया है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन कैन सॉल्व, मतलब कोई भी सॉल्व ना कर सके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन कैन सॉल्व, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरीवन कैन सॉल्व, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, एवरीवन कैन सॉल्व। इसका उल्टा यही तो हो जाएगा कि नन कैन सॉल्व, यानी कि 1 माइनस सभी लोग सॉल्व कर लें, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी कि 1 माइनस 1/3, 1/4, 1/5। जो भी आ जाए आराम से निकाल लेना बेटा, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये इनमें से कुछ एक क्वेश्चन कंडीशनल पर बेस्ड है, उनको अपन आगे कर लेंगे। ठीक है, इस सवाल को करो। देखो लिखा है इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी बेटा आपको यहां पर मालूम है, ए की प्रोबेबिलिटी ये रही, बी की प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी ये रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पी दिया गया। हमसे कह रहा है कि भैया वैल्यू ऑफ पी आप बताइए अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। अब ए यूनियन बी की वैल्यू बेटा आपको 3/5 दी गई है, ए की वैल्यू 1/2 दी गई है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया 3/5 माइनस 1/2, 10, 6, 2, 5, यानी कितना आ गया, 1/10 इज द राइट आंसर। ठीक, तो कितना आ गया सर, 1/10 शुड बी द करेक्ट आंसर। देख लो एक बार फटाफट। ठीक है, चलो तो अब जरा कुछ एक सवाल हम लोग कंडीशनल के करते हैं सबसे पहले, है ना। उसके बाद बेटा हम लोग कंडीशनल के बाद आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं कि आखिरकार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। जैसे मान लो अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी लिखा हो, है ना, तो इसका मतलब ये होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इवेंट इज ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, हमारे को ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर बी जो है ऑलरेडी ऑकर कर रहा है। तो आप सीधी सीधी देसी भाषा में यह बात समझो कि नीचे वाला ऑलरेडी ऑकर करेगा, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी होती है ऊपर वाले की। जैसे मान लो मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, क्या बोलोगे भैया, एफ जो है ये ऑलरेडी ऑकर कर रहा है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हमारे को ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है,
और एफ जो है ऑलरेडी ऑकर कर रहा है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, देख लो एक बार जल्दी से। चलो, तो अब जरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सबसे पहले कुछ एक बातें हम लोग समझते हैं, उसके बाद अभी हम इसके थ्योरम्स को देखेंगे। अगर मान लो कहीं पर बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी लिखा हुआ है, सर इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर बेटा जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर हम इसी का उल्टा लिख देते हैं, मान लो बी बाई ए लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो नीचे लिखा है वो नीचे लिखोगे, जो नीचे लिखा है वो नीचे लिखोगे। ठीक, ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है सर ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको हर जगह पर दो चीज़ें ध्यान से समझनी होती है। पहली बात कि आखिरकार हमें हमारे पास वो कौन सा इवेंट है जो ऑलरेडी ऑकर कर गया, उसको लिखोगे नीचे। वो कौन सा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी होगी उसको लिखोगे ऊपर, तो बाकी आराम से आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, सेम इसी तरीके से जैसे मान लो अगर कहीं पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ लिखा मिले, आपको ये लिखा आना चाहिए बेटा। कैसे लिखोगे? ऊपर ये दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन, नीचे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आप इसको कभी भी जीरो के बराबर नहीं ले सकते। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसके थ्योरम्स पर आते हैं। सबसे पहली थ्योरम ये है, अगर हमारे पास मान लो ये इवेंट ई है, दिस वन इज द सैंपल स्पेस। अगर बेटा हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एस डिवाइडेड बाई एस। अब ई इंटरसेक्शन एस क्या होगा? सॉरी, एस बाई ई। अगर हम कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ई लेते हैं, ये हो जाएगा एस इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यार एस और ई का इंटरसेक्शन क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही आएगा, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि बेटा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी इवेंट हमेशा क्या होगा सर? 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, दूसरी थ्योरम, अगर मान लो ये हमारे पास सैंपल स्पेस है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कितना आ गया सर? 1 के बराबर आ गया। ठीक, तो बेटा ये सारी थ्योरम्स आप लोग ध्यान में रखना। तीसरी प्रोबेबिलिटी, अगर मान लो कभी भी ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी लिखा हो, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। डायरेक्ट फॉर्मूला, ध्यान रखना इसको। ठीक है, प्रूफिंग कोई रिक्वायर्ड नहीं है। लास्ट प्रॉपर्टी, अगर मान लो बेटा कभी भी हमारे पास कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, ई यूनियन एफ डिवाइडेड बाई जी, मान लो ऐसा कुछ लिखा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप इसको लिख सकते हो अगर कभी भी 3 इवेंट हैं तो। चलिए आ जाओ, कुछ एक सवाल करते हैं सबसे पहले, अभी आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। तो इन सारे फॉर्मूलाज को बेटा आपको रट के एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आपको मालूम है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0.3। ठीक है, क्या कह रहे हैं? बी बाई ए आपको बताना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, बी बाई ए होगा क्या? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही तो हो जाएगा। एक काम करते हैं, दोनों को ना डिवाइड मार देते हैं दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हो गया? ये हो गया देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0.3 अपॉन, ये आ गया सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। हमें निकालना क्या है? बी बाई ए ही कैलकुलेट करना है, तो कैसे भी कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका वही आना है। ये कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी कि 0.8 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 0.4
4 टू जो दिस वन, यानी कितना आ गया सर 0.6 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, कितना आ गया 0.6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। यहां पर बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको मालूम है, ए इंटरसेक्शन बी मालूम है, बी बाई ए बताना है। तो ये तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस सारा डेटा लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई ए। बी इंटरसेक्शन ए आपको मालूम है 7/10, ए आपको मालूम है 4/5, 5 टू जा दिस वन, यानी कितना आ गया 7/8 शुड बी द राइट आंसर। कितना 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। लिखा यू आर गिवन दैट ए एंड बी आर टू इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बेटा आपको यहां पर दिया गया 3/5, ए बाई बी आपको मालूम है 1/2, ए इंटरसेक्शन बी आपको मालूम है, बताना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको बताना है। तो कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। बताना है बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कैसे बताओगे, ए यूनियन बी दिया गया है सर 4/5 है, ये तो बताना ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको 3/5 दिया गया है। अब ए बाई बी तुम्हें मालूम है, ठीक है, तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी हमारा निकल आएगा। देखो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा, क्योंकि बी नीचे है तो बी नीचे। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू ए बाई बी, ये हो जाएगा। अब बी हमें मालूम है, ए बाई बी हमें मालूम है 1/2, कितना आ गया 3/10, उठा के यहाँ पर पुट कर दो -3/10, यही आ गया। कैलकुलेट करते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4/5 -3/5 प्लस 3/10, एलसीएम आ गया 10, 5 2 8 माइनस 5 2 6 3, 8 3 11 में से 6 घटा देंगे 5, 5/10 इज इक्वल्स टू 1/2 शुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, कितना आ गया बाबू 1/2 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट बेटा आगे अब हम लोग मूव ऑन करते हैं मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम पे। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम बेटा बेसिकली एक ऐसी थ्योरम होती है जहां पर मोर देन वन इवेंट शुड ऑकर टुगेदर। ठीक है, जहां पर एक से ज्यादा इवेंट एक साथ में ऑकर करते हैं, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं बाबू, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। ऐसी जगह पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं। देखो जैसे मान लो ये रहा ए, दिस वन इज द बी, इसको बोलेंगे सर ए इंटरसेक्शन बी, इसी को लिख सकते हैं भैया बी इंटरसेक्शन ए। दोनों बातें बराबर ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, ये होता है सर ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू ए बाई बी, है ना, यही आएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से बेटा बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, यही आ गया। अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते, देखो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, दोनों बात बराबर ही होता है, बी इंटरसेक्शन ए, इस वजह से ये जो दोनों की प्रोबेबिलिटी है बेटा ये दोनों बराबर ही होगी। अब बस अब इन दोनों को हम आराम से इक्वेट कर सकते हैं, हाँ या ना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू ए बाई बी। यही क्या होता है बाबू, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर द टू इवेंट। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। यहां पर अगर तुम सोचना चाहो तो ऐसे सोच सकते हो कि अगर यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऊपर लिखा है तो यहां पर ए नीचे होना चाहिए, बी ऊपर लिखा है तो बी नीचे होना चाहिए। ये कंडीशनल में हर जगह होता है बेटा, कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, कोई भी ऐसा फॉर्मूला कहीं भी पूरे प्रोबेबिलिटी में आपको नजर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर बी ऊपर है तो यहाँ पर बी जो है नीचे है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको माइंड में सेट करके रख लेना। अच्छा, ये टेक्निक अगर तुम एक बार सोचोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो तुमने क्या बोला, ये क्या हो जाएगा सर, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी बाई ए, मतलब पहले लिखा ए की प्रोबेबिलिटी, फिर बी आने के बाद बी के पहले क्या है ए, बी बाई ए। अगर मान लो यही चीज़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में लिखता हूँ तो सबसे पहले किसकी प्रोबेबिलिटी, ए की, इनटू फिर आएंगे बी पर, बी के पहले क्या है सर ए, यानी कि बी बाई ए। फिर आएंगे सी पर, सी के पहले क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अगर मान लो यही चीज़ बेटा 4 इवेंट के लिए लिखना है तो भी सेम यही फंडा लगा सकते हो। पहले यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर आप बी पर आओगे तो बी के पहले क्या लिखा है, ए लिखा है। अब आप सी पर आओगे, सी के पहले क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी लिखा है। फिर डी पर आओगे, डी के पहले क्या लिखा है, ए बी सी लिखा है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। एक छोटी सी बात और ध्यान रख लेना कि ए इंटरसेक्शन बी को हम शॉर्टकट में ए बी भी लिख सकते हैं, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को शॉर्टकट में ए बी सी भी लिख सकते हैं। ठीक, या अगर कहीं पे ए बी सी डी लिखा हुआ है तो हम इसको ए बी सी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम फॉर द मोर देन 2 इवेंट। ठीक, तो यहां पर मैं आपके सामने एक जनरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। अगर मान लो कभी भी आपके पास इस तरीके से लिखा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन En, ये होता है बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 बाई E1। जब आप E3 पर आओगे, E3 के पहले क्या है, E1 E2। E4 पर आओगे, E4 के पहले क्या है, E1 E2 E3, है ना। इस तरीके से करते करते जब आप En पर आओगे तो En के पहले E1 E2, ऐसे करते करते En-1। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर द मोर देन 2 इवेंट। ठीक है, ये बेटा मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया। आपके पास कितने भी इवेंट हो आप इसमें उसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है यार बेटा, जितने भी मेरे बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं और जितने भी बच्चों को अगर क्या कहते हैं, आपको CVT अड्डा 24/7 का कोई भी कोर्स परचेज करना है, आप आराम से यहाँ पर अड्डा 24/7 पर आ सकते हो। उसके लिए आपको करना है क्या, ऑल कोर्सेज पर आप यहाँ पर आओगे। ठीक है, जैसे ही बेटा आप यहाँ पर क्लिक करोगे CVT UG PG एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा, CVT UG पर आओगे, यहाँ पर देखो महापैक दिख रहे हैं। जो भी बच्चे साइंस के बच्चे हों साइंस में, कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में जाएंगे। अगर आपके पास बुक लेनी है साथ में तो विद प्रिंटेड बुक, अगर बुक नहीं लेनी तो विदाउट प्रिंटेड बुक में आप जाओगे। तो यहाँ पर अगर विद प्रिंटेड बुक में जा रहे हो तो आपकी देखो ये कॉस्टिंग इतनी नज़र आ रही है, जो कि आपको पे नहीं करना। आप इसको और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं यूजिंग डिस्काउंट कोड Y457। जैसे ही बेटा आप इसको लगाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा होगा। महापैक में अड्डा 24/7 के सारे बैचेज का एक्सेस होता है। जितने भी बैचेज आगे आने वाले टाइम पे आएंगे वो बेटा सारे बैचेज का एक्सेस आपको यहाँ पर रहता है। महापैक में आपको कोई भी एक्स्ट्रा बैच, एक्स्ट्रा बुक, एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आराम से आप लोग एनरोल करके पढ़ाई कर सकते हैं। आते हैं यार दोबारा इसमें पॉइंट पे। ठीक है, कंडीशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बाद अगेन नेक्स्ट इज द बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट इज जस्ट लाइक दैट कि जैसे मान लो हमारे पास एक इवेंट है ए, दूसरा इवेंट है बी। अब एक इवेंट के होने नहीं होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़े। सेम इसी तरीके से बी के होने नहीं होने से ए की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर ना पड़े, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। बात समझ आई?
हमारे पास दो इवेंट है ए और बी, ए के होने नहीं होने से बी की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर ना पड़े, बी के होने नहीं होने से ए की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर ना पड़े। तो ऐसे केसेज हम बोलेंगे कि भैया ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो जरा यहां पर बेटा आते हैं, अब देखते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो कि ए और बी अगर ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। अब बेटा अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, समझना जरा ध्यान से, तो अगर मैं यहां पर लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, तो तुम क्या बोलोगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एफ इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो एफ के होने नहीं होने से ई की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आना चाहिए। सेम इसी तरीके से अगर बेटा हम यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई लिखे तो क्या आएगा? इसका मतलब यह है कि ई इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई चाहे हो चुका चाहे व्हाटएवर कुछ भी, एफ की प्रोबेबिलिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो अगर ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो सर यहाँ पर ई बाई एफ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एफ बाई ई क्या हो जाएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा। ठीक है, अब जरा कुछ एक बातें आप यहां से ध्यान से और समझना। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, इसको हम क्या लिखेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख सकते हैं। तो यहां से बाबू ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया, यही आ गया। अब यार ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यानी कि सर इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। सिमिलर इसी प्रोसेस का यूज करते हुए अगर आप इसको ओपन करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखा है, तो यहां से बेटा ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, हाँ या ना? ठीक, यहां पर भी आप देख सकते हो कि दो इवेंट का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो अगर बेटा कहीं पर इंडिपेंडेंट इवेंट है ई और एफ, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन सर ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ भी डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है 0 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो दिस इज द इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के रिगार्डिंग हमने कितने फॉर्मूलाज देख लिए हैं अभी तक? मेनली 3 फॉर्मूलाज। 3 फॉर्मूलाज अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो कौन कौन सा? सबसे पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक बेटा, इसी चीज को ना हम और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 3 इवेंट है और तीनों इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक, इसी चीज को हम और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2। इस तरीके से En अगर ये सारे इंडिपेंडेंट हैं तो हम इसको E1 E2 की प्रोबेबिलिटी ऐसे करते करते प्रोबेबिलिटी ऑफ En लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग देख सकते हो। तो ये सारे के सारे बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बेसिक फार्मूलाज हैं। अब यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग आपको 2-3 बातें और समझाता हूं, ध्यान से समझना। इफ E and F are independent event, then यहां पर 3 चीजें और इंडिपेंडेंट होती हैं। क्या क्या? पहला बेटा E और F कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। दूसरा E कॉम्प्लीमेंट और F ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। तीसरा ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। ठीक, अब यार यहां से देखो फिर से फॉर्मूलाज क्रिएट हो जाएंगे। अगर E और F कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट
इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ई कॉम्प्लीमेंट और एफ इंडिपेंडेंट है तो क्या लिख सकते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, सेम इसी तरीके से बेटा अगर दोनों का कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है, यानी कि ई कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, तो यहां से ये 3-4 चीजें और इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। और ये बात ध्यान रखना, कभी भी ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ये दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो दिस इज द बेटा ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये सब कहानी आप पढ़ लेना, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहां पर बेटा मैं लिखूंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और यहां पर मैं लिखूंगा इंडिपेंडेंट इवेंट। तो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है बाबू कि ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 5 है ना, यानी कि यहां पर हम बात करते किसके बारे में, बात करते सर इवेंट्स के बारे में। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है। यहां पर हम किसके बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटीज। ठीक, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हम इवेंट के बारे में बात करते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे बेसिक डिफरेंस। दूसरा, अगर ये 5 के बराबर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0 हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0 के बराबर नहीं पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0 या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ शुड बी इज इक्वल टू 0, जो कि नॉट पॉसिबल है। समझ आई बात? अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये वाला टर्म 0 के बराबर, अगर ये टर्म 0 के बराबर तो या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 होना चाहिए, एफ 0 होना चाहिए, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंडीशन ही यहीं से निकल के आती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। ठीक है, तो दिस इज द थिंग यार, मेजर डिफरेंस यही है, बाकी तो क्या ही है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। अब नेक्स्ट टारगेट पर आते हैं। मेनली 2 टारगेट है, पहला टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, नेक्स्ट इज द बेस थ्योरम। अब बेटा अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमारे पास मान लो एक इवेंट है, मान लो एक बैग है लेट से, इसमें 2 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, 5 वाइट बॉल है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड बॉल की। आप आराम से बता दे रहे थे कि सर 2/5 4 9 2 11, आराम से बता दे रहे थे। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब आपके पास कई सारे बैग रहेंगे। ठीक, यहाँ पर 2 रेड 4 ब्लू, यहाँ पर मान लो 3 रेड 5 ब्लू, यहाँ पर 6 रेड 1 ब्लू, यहाँ पर 2 रेड 2 ब्लू। अब आपको बताना हो कि सर आखिरकार रेड बॉल यहाँ से निकल रही है। अब आप ये बताइए कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो ऐसी जगह पर हम करेंगे क्या बेटा, यहाँ पर हम बनाएंगे सर फ्लो चार्ट। इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये E1 इवेंट है, ये E2 इवेंट है तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये E3 इवेंट है तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये इवेंट E4 है तो यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। ठीक, अब यहां पर क्या लिखेंगे, अगर इस इवेंट को हम बोल देते हैं कि सर दिस वन इज द ई इवेंट, तो इसको बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1। यहां पर बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2, इसको बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E3, इसको बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E4। अब जब यहां से रेड बॉल निकालने की हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे बाबू, यहां से लिखेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
इंटू ई बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू ई बाई E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू ई बाई E4। ऐसे करते करते अगर मान लो हमारे पास n इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई EN लिख देंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप शॉर्टकट में समेशन लगा के भी बेटा लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई EI, I इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। तो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि टोटल प्रोबेबिलिटी निकल रही है, इसी वजह से बेटा इसे क्या कहते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब यार यही सेम चीज बेटा बेज थ्योरम में अगर आपको देखनी है ना, यही सेम चीज बेज थ्योरम में क्या होती है, बेज थ्योरम में जो इवेंट बेटा ऑलरेडी होना है वो हो चुका है, आप ये बताओ कि हुआ क्यों है वो इवेंट। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास यहां पर n इवेंट्स हैं, अब मैं जनरल केस लेके बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये एक जनरल केस ले लिया है और यहां पर एक इवेंट है E, यहां पर सिचुएशन कुछ इस तरीके की है, दिस वन इज द E1 इवेंट, ये हो गया बेटा E2, ये हो गया E3, ये हो गया सर EN। यहां पर लिखेंगे बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN। यहां पर क्या लिखते हो, वही टोटल प्रोबेबिलिटी का ही E बाई E1, यहां पर E बाई E2, E बाई E3, E बाई EN। ठीक, अब बेटा आप यहां पर ये सोचो कि ई इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड, ये ऑलरेडी ऑकर कर रहा है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि आप ये बताओ कि ये E1 के कारण हो रहा है, तो मैं यहां पर EI ले ले रहा हूं, तो आप नीचे लिखोगे टोटल प्रोबेबिलिटी और ऊपर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू E बाई EI। ठीक, तो दिस इज द बेस थ्योरम। यार बेस थ्योरम बेटा जो होता है, बेस थ्योरम को हम और क्या कहते हैं, कॉज बेस्ड प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, कॉज बेस्ड प्रोबेबिलिटी। इसी को हम और क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक, कॉज बेस्ड और रिवर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो चीज होनी है वो ऑलरेडी हो चुकी है, आप ये बताओ कि किसके कारण हुई है, मतलब कि यहां पर हम रीजन के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर जो इवेंट ऑलरेडी होना है वो हो गया, आप ये बताओ कि आखिरकार हुआ क्यों है, समझ रहे हो। तो यहां पर हम रीजन के बारे में चर्चा करते हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कॉज बेस्ड प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो दिस इज द बेटा बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम के बाद नेक्स्ट सेगमेंट इज द रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है बाबू, रैंडम वेरिएबल होता है, रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये क्या है सर, रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिसका जो डोमेन है क्या है, सैंपल स्पेस है ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट का। ठीक, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या है, सैंपल स्पेस है। अगर आप समझना चाहते हो, जैसे मान लो मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर, 3 कॉइन को एक साथ में टॉस करते हैं। सैंपल स्पेस क्या क्या आ जाएगा, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, एच टी एच, इसके बाद ट्रिपल टी, टी टी एच, टी एच टी, टी एच एच, यही आ जाएगा 8। अब यहां पर हम ना रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड कम नंबर ऑफ हेड। अब यार यहां पर नंबर ऑफ हेड क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ हेड देखो, या तो 3 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 1 हो जाए, या तो 0 हो जाए। तो अगर मान लो हमें रैंडम वेरिएबल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू, यहां पर 0 कहां कहां पर है, या तुम ऐसे लिख लो इसको, कैपिटल X ट्रिपल H, यहां पर कितने हेड है, 3 हेड है,
दो हेड वाले केसेस कौन कौन है? एक है HHT, HTH, THH। यहां पर कितने हेड है? दो हेड है। एक हेड वाला केस लिखो HTT, TTH, THT। यहां पर कितने हेड है? एक। और जीरो हेड का केस कौन सा है? जीरो हेड का केस HTT है। ठीक, तो ये क्या हो गया? दिस इज द रैंडम वेरिएबल। अब आप यहां से देख सकते हो कि ये कुछ फंक्शन के जैसा नजर आ रहा है। ये कैसा नजर आ रहा है? जस्ट लाइक अ फंक्शन, है ना। और ये सब क्या है? ये सारे के सारे सैंपल पॉइंट है। ये सब क्या है? सैंपल पॉइंट है। अब अगर हमारे पास कहीं पर y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा होता है तो यहाँ पर हम x को क्या कहते हैं? x को डोमेन कहते हैं। सेम सी तरीके से इसके अंदर क्या लिखे हुए हैं? सैंपल पॉइंट लिखे हुए हैं। ये रैंडम वेरिएबल है, इसके अंदर सैंपल पॉइंट क्या है? दिस इज जस्ट लाइक अ डोमेन। इसी वजह से कहता है, और ये इसका आउटकम क्या है? आउटकम है रियल वैल्यू। आउटकम क्या है? रियल वैल्यू। इसी वजह से कहते हैं कि कोई भी रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। मतलब रैंडम वेरिएबल हमेशा कोई ना कोई एक रियल वैल्यू ही होता है, जिसका जो डोमेन है वो क्या होता है बेटा? सैंपल स्पेस होता है। किसका? इनफैक्ट अगर मोस्ट प्रिसाइज बोलो तो आप ऐसे कह सकते हो, इसका जो डोमेन है दिस इज द सैंपल पॉइंट ऑफ एनी सैंपल स्पेस ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अगर कभी भी रैंडम वेरिएबल की आपको डेफिनेशन सुनने का मन करे तो रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है? सैंपल पॉइंट है। सैंपल पॉइंट कहाँ से आता है? सैंपल स्पेस से आता है। सैंपल स्पेस कहाँ से आता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट से आता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़ लेना इसको, अब आराम से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज द बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं? सबसे पहला काम, आप रैंडम वेरिएबल को लिखोगे और उसके साथ में प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड लिखोगे। यहां पर हम दो कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे x, दूसरा बनाएंगे px। ठीक है, जैसे लास्ट एग्जांपल में x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, मतलब रैंडम वेरिएबल वहां पर क्या क्या था? 1, 2, 3 यही था, और 0 भी था। अब अगर मैं यहां पर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 पूछूं, है ना, तो कैसे आप क्या बताओगे? एक बार देखते हैं, जरा ध्यान से समझना बेटा। अब यहां पर हम ये चीज मान के रखते हैं, अगर कहीं पे कुछ दिया नहीं गया है, कि जितने भी इवेंट्स हैं सारे के सारे इवेंट कैसे हैं बेटा? इक्वली लाइकली इवेंट है। तो अगर सारे इवेंट इक्वली लाइकली हैं, यानी कि सबके होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? सेम होगी। तो टोटल 8 इवेंट है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/8, इसके होने की 1/8। तो सारे के सारे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8 है। तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 पूछूं, तो यहां पर 3 हेड है, तो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि ट्रिपल एच, यहां पर एक ही तो इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, 1 कहां कहां पर था? HTT, THT, TTH। अब इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी 1/8, इसकी 1/8, यानी टोटल कितनी हो गई? 3/8। सेम सी तरीके से x इक्वल टू 2 की भी कितनी आ गई? 3/8। x इक्वल टू 4 की, सॉरी x इक्वल टू 3 की कितनी आ गई? 1/8 आ गई, क्योंकि x इक्वल टू 3 कहाँ पर है? मतलब 3 हेड, सिर्फ एक केसेस पे। ठीक, तो इसकी आ गई 1/8। तो यहाँ पर लिख लो x इक्वल टू 0 पर 1/8, 1 पर 3/8, 2 पर 3/8, 3 पर 1/8। और बेटा ये जो रैंडम वेरिएबल है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, आप इसमें देखोगे तो जो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी है ये हमेशा 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, किसी भी रैंडम वेरिएबल में जो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी है ये हमेशा 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो अगर आप मान लो कभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हो तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने सही करा है या गलत। तो आप ये सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ो, 1 के बराबर आना चाहिए। अगर 1 के इक्वल आ गया यानी कि हमने सही करा है, 1 के इक्वल नहीं है यानी कि हमने गलत करा है। तो 3 1 4, 3 7 1 8, 8/8 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक, अब बेटा नेक्स्ट है मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। जरा एक चीज़ और समझ लो सबसे लास्ट,
क्योंकि मीन के अलावा और कुछ हमारे सिलेबस में है नहीं। मीन के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे हर जगह पे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सर एक एक्स, यहाँ पर लिखेंगे हम पी एक्स, मान लो ये x1, x2, x3, ऐसे करते करते xn, p1, p2, p3, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी है pn। बेटा मीन क्या होता है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी कहते हैं, इसको हम म्यू x भी कहते हैं। ये होता है समेशन एक्स आई इंटू पी आई, आई बराबर 1 से लेके n, ठीक। यानी कहने का मतलब यह है कि इन सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, जो आएगा वही मीन हो जाएगा, ठीक है। मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल क्या, इसको ध्यान में रखना, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एक्स, ठीक है। और म्यू एक्स क्या है, म्यू एक्स भी आप इसी को बोलते हो। बस ये होता है क्या है बेटा, सारे के सारे एक्स पी एक्स इन सबको मल्टीप्लाई करके आप जोड़ देते हो, ठीक है। तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एक्स, यानी कि मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। तो अगेन बेटा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, जितने भी मेरे बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अगर अड्डा 24/7 से बेटा पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आपको जेन्युइनली अच्छे से कवर करना है, तो यहाँ पर आप सीयूईटी महापैक पर आना। महापैक में अगर आप में से कोई भी बच्चा साइंस का है, कॉमर्स का है, ह्यूमैनिटीज़ का है, अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप लोग यहाँ पर जाओगे, आपको ये प्राइस पे नहीं करना, आप इसको और भी ज़्यादा कम कर सकते हो, Y457 डिस्काउंट कोड लगा के। ये बैच आप देख सकते हो बेटा 8999 में आपका पड़ रहा है, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ मिलता है, मतलब सब कुछ यानी कि सब कुछ, कुछ बचेगा ही नहीं, इतना सब मिल जाएगा तुम्हारे को, ठीक है। 8999 में आपको अड्डा के सारे लाइव क्लासेस, जितने भी लाइव क्लास आएंगे, सारे बैचेज, ऑल बैच का एक्सेस आपके पास रहेगा। इसके अलावा बेटा बुक्स आपके घर पर भेजी जाएगी। इसके अलावा क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 30 मॉक पर सब्जेक्ट। साइंस में हो तो 9 यानी 270 मॉक मिलेंगे 9 सब्जेक्ट के। कॉमर्स में हो तो 10 सब्जेक्ट यानी कि 300 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक। इन मॉक का डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिल रहा होगा। तो ये चीज़ भी बेटा आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है। इसके अलावा सारे के सारे क्रैश कोर्सेज, सारे के सारे बोर्ड के क्रैश कोर्सेज, सीवीटी का मेंटोरशिप प्रोग्राम, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। आपको कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। बस जब भी एनरोल करना, Y457 मैक्सिमम डिस्काउंट कोड आप यूज कर सकते हो, आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा।